ऊंचे समाज में अपने कठोर फैसलों और दबदबे के लिए मशहूर एक अरबपति बिजनेस टाइकून आज मुझसे हाथ जोड़कर अपना बेटा बनने की विनती कर रहा था। इतना ही नहीं, उसने मुझे अपनी 5 बेहद खूबसूरत बेटियों को भी मेरी बड़ी बहनों के रूप में अपनाने का प्रस्ताव दिया। इतना बड़ा मौका अचानक मिल जाने पर मैंने काफ़ी सोच विचार किया और आखिरकार हाँ कह दी। ये फैसला मैंने उसके 10 अंकों वाले चेक या उन पांचों अप्सरा जैसी खूबसूरत बहनों की वजह से नहीं लिया, बल्कि इसलिए कि मैं खुद देखना चाहता था कि क्या मैं इस प्रलोभन का सामना कर पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे मेरा उन पांचों बहनों के साथ समय बीतने लगा, मेरे शरीर में डर से कंपी छूटने लगी। जब भी वे मुझे उस अजीब सन की मुस्कान के साथ घूरती थीं, मुझे लगता था कि इस बार तो मैं सचमुच फंस गया हूँ। इसी बीच हे हानशुआंग ने तेज रफ्तार में कार मोड़ते हुए हे परिवार की आलीशान हवेली के सामने अचानक ब्रेक लगा दिए। वह हाँफते हुए मुझे अपनी बाहों में उठाकर सीधे अंदर भागी और जोर से चिल्लाई, जल्दी आओ, हे कियांग वापस आ गया है। ये सुनते ही हे बिंकुन घबराकर खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ? हे हानशुआंग ने भागते भागते जवाब दिया, तुमने सुना नहीं, हे कियांग ने बहुत ज्यादा शराब पी ली है। इतना कहकर वह जल्दी से फ्रिज की ओर दूध लेने दौड़ गई। हे बिंकुन कुछ पल के लिए वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। अभी कुछ देर पहले उसने हे हानशुआंग को इतनी घबराहट में देखा था कि उसे लगा कोई जानलेवा हादसा हो गया है, लेकिन मामला तो सिर्फ नशे का निकला। फिर भी इस बार उसने समझदारी दिखाई। उसे अभी अभी दोनों बेटियों की प्रतिक्रिया याद आ गई थी, इसलिए उसने कोई ताना मारने की हिम्मत नहीं की। वह सोच ही रहा था कि मदद करे या नहीं। तभी उसकी बाकी दो बेटियां भी ऊपर से भागती हुई नीचे आ गईं और तुरंत मेरे चारों ओर घिर गईं। हे कियांग, तुम ठीक तो हो? जल्दी आंखें खोलो, हमें डरा मत। उनकी घबराहट किसी गंभीर रूप से बीमार इंसान के लिए चिंतित परिवार जैसी थी। उसी समय हे हान शुआंग हाथ में दूध का गिलास लेकर वापस आ गई। हटो, हटो! अगले ही पल सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हे हानजुआंग ने दूध का एक घूंट लिया और फिर सीधे अपने होठों से हे कियांग को पिला दिया। तीसरी बहन, आप क्या कर रही हैं? हे मेंग्युए शर्म से लाल होकर चिल्लाई। तीसरी बहन, आप छोटे भाई का फायदा कैसे उठा सकती है? हे छिंगवान ने भी नाराज होकर कहा। हे हानचुआंग ने आराम से अपने होठों पर लगा दूध पोंछा और मुस्कुराते हुए बोली, हे कियांग को नशा उतारने के लिए दूध चाहिए, लेकिन वो इतना नशे में है कि खुद मुंह भी नहीं खोल सकता, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी पड़ी। हे छिंगवान ने भौहें चढ़ाईं, ऐसा काम मैं भी कर सकती हूँ। आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? वो मैं भी कर सकती हूँ। हे मेंग्युए ने तुरंत हाथ उठा दिया। हे हानशुआंग एक पल के लिए चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दोनों बहनें इस नए छोटे भाई के लिए इतनी उत्साहित क्यों हैं। मैं तुम दोनों से बड़ी हूं, इसलिए ये काम मुझे करने दो। हे छिंगवान ने तुरंत तिरस्कार भरी नजर डाली। क्यों? वैसे भी उसे नशे में तुमने ही किया है। तभी बहस बढ़ती देख हे बिंकुन आगे आए। बस करो, अब कोई नहीं झगड़ेगा। आखिर दूध ही तो पिलाना है, मुझे करने दो। उन्होंने सोचा कि अगर अभी नहीं रोका तो उनकी बेटियां आपस में लड़ पड़ेंगी। लेकिन उनकी बात सुनते ही तीनों बेटियों ने उन्हें अजीब नजरों से देखा। पापा, आप जरा दूर ही रहिए। हाँ, और पास मत आइए। हे कियांग आपका सगा बेटा है। हाँ पिताजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हे बिंकुन ये सुनकर हक्का बक्का रह गए। मैंने क्या कर दिया? और फिर वह मेरा अपना बेटा है, इसलिए तो मैं खुद उसकी मदद करने गया था। पिताजी, क्या आपको सच में लगता है कि हे चांग छोटे भाई को नशे से जगाने का यह सही तरीका था? एक बेटी ने नाराज होकर कहा। बिल्कुल। आपने यह भी नहीं देखा कि आपकी दाढ़ी ठीक से बनी है या नहीं? अगर आपकी दाढ़ी उसके चेहरे पर चुभ जाती तो? दूसरी बेटी ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। तीसरी भी पीछे नहीं रही। और हे चांग छोटा भाई इतना सुंदर है, अगर किसी ने आपको उसे चूमते हुए देख लिया और कोई अफवाह फैल गई तो क्या होगा? कुल मिलाकर इस मामले से आप दूर ही रहिए। जहां आराम मिले वहीं जाकर बैठिए। तीनों बेटियां एकजुट होकर अपने पिता के खिलाफ खड़ी हो गईं। उनकी बातों ने हे बिंकुन के नाजुक दिल पर लगातार वार किए। उन्होंने मायूस होकर सिर झुका लिया।
उस पल उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पूरी दुनिया उन्हें अलग थलग कर रही है या फिर वे खुद पूरी दुनिया से कट गए हैं। अगली सुबह मैं भारी हैंगओवर के साथ जागा। सबसे पहले मेरी नज़र गुलाबी रंग की छत पर पड़ी। धीरे धीरे पिछली रात की यादें लौटने लगीं। कल हे हानशुआंग मुझे एक बार में ले गई थी। फिर मुझे उसके इरादों का एहसास हुआ और मैंने पलटवार करने का फैसला किया। उसके बाद की यादें धुंधली थीं। ओह नहीं, कहीं मैंने नशे में सब सच सच तो नहीं बोल दिया। ये सोचकर मैं झटके से उठ बैठा। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी अनजान लड़की के कमरे में था और अभी अभी घबराहट में उठते समय मेरा हाथ किसी बेहद मुलायम चीज से टकरा भी गया था। दिल धड़कते हुए मैंने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल मेरी बची खुची उम्मीद भी खत्म हो गई। मेरे बगल में सो रही थी हे हान शुआंग। मैंने मुश्किल से एक घूंट लार निगली मैंने मुश्किल से एक घूंट लार निगली और मेरा दिमाग बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। मैं दबे पांव बिस्तर से उतरने की कोशिश ही कर रहा था कि अगले ही पल मेरी हलचल से हे हान शुआंग की नींद खुल गई। वह आधी नींद में ही मुझसे लिपट गई और बड़बड़ाते हुए बोली, बहुत अच्छा, हे च्यांग छोटे भाई, तुम आखिरकार जाग गए। उसकी प्रतिक्रिया देखकर लगा कि शायद मैंने पिछली रात नशे में कोई शिकायत या राज नहीं उगला था। हे हानशुआंग ने चिंता भरी नजरों से मेरी ओर देखा। हे च्यांग छोटे भाई, अगर अभी भी कहीं असहज महसूस हो रहा हो तो जरूर अपनी दीदी को बताना। मैंने सिर हिलाया। दीदी, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ कैसे सो गया? वो हे हानशुआंग थोड़ी झिझकी। कल तुम बहुत नशे में थे। मुझे डर था कि कहीं तुम्हें ठंड न लग जाए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी देखभाल करूं। लेकिन दीदी, मैं तो लड़का हूं। मेरे मन में अचानक एक अजीब सी कसक उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर सोने का मेरा पहला अनुभव इतनी उलझन भरी हालत में होगा। लेकिन वह बस मुस्कुरा दी। तुम मेरे छोटे भाई हो, इतनी छोटी बात का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। मैं चुप हो गया। ये पार्ट टाइम छोटे भाई बनने का काम सचमुच काफी जोखिम भरा था। अगर किसी दिन हे हान शुआंग को सच्चाई पता चल गई तो क्या वह मुझे जान से मार डालेगी? काफी देर सोचने के बाद मैंने झिझकते हुए पूछा, दीदी, कल रात मैंने नशे में कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं कही थी? उल्टी सीधी बात? उसने शरारती अंदाज में आंख झपकाई। किसी ने नशे में जो कुछ कहा था उसका एक एक शब्द मुझे याद है। मेरा दिल एकदम से बैठ गया। तो मैंने सच में कुछ गलत नहीं कहा था ना? मैंने बहुत सावधानी से दोबारा पुष्टि की। वह मुस्कुराई और हल्के से गुनगुनाई, नहीं बताऊंगी। ठीक है, मत बताइए। मैंने कपड़े पहन लिए और उठकर जाने की तैयारी की, लेकिन तभी हे हानशुआंग ने मुझे रोक लिया। हे हानशुआंग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? उठना है ना? मैं मन ही मन सोच रहा था कि पहले यहाँ से जल्दी निकलना ही बेहतर होगा। आखिर ये हे परिवार का घर था। अगर किसी ने हमें गलत समझ लिया तो बड़ी मुसीबत हो सकती थी। लेकिन हे हानचुआंग ने मेरा हाथ अब भी नहीं छोड़ा। थोड़ी देर और सो जाओ ना, अभी तो बहुत सुबह है। मैं असहाय होकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी बाहर से किसी ने जल्दी जल्दी दरवाजा खटखटाया। हे छिंगवान की आवाज आई, हे चांग, जाग गया क्या? हाँ, मैं जाग गया, मैंने तुरंत जवाब दिया। इस उलझी हुई स्थिति से जितनी जल्दी निकल सकूं उतना ही अच्छा था। मेरी आवाज सुनते ही दरवाजा धड़ाम से खुल गया। हे छिंगवान अंदर आई और जैसे ही उसने हमें एक ही बिस्तर पर देखा, उसने तुरंत मुझे खींचकर खड़ा कर दिया। तीसरी बहन, आप भी ना। अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, थोड़ा अपनी छवि का भी ध्यान रखा कीजिए। हे हानशुआंग ने भौहें उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, कल कौन इतनी जल्दी कर रही थी कि हे च्यांग छोटे भाई को अपने कमरे में ले जाएगी? हे छिंगवान का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। वो वो बात अलग थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। वहां से एक छोटा सा सिर झांक रहा था। अरे, मेगम्यू बहन, तुम भी यहाँ हो? हे मेंग्युए ने सिर हिलाया। उसका चेहरा भी हल्का सा लाल हो गया था। पिताजी ने तुम दोनों को नीचे नाश्ता करने के लिए बुलाया है। ये सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे मुक्ति दे दी हो। मैंने जल्दी से सबको नमस्ते किया और वहां से निकल गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते समय हेमेंग्युए ने चिंता से पूछा, भैया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अब नशा उतर गया? हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने अपना हाथ हिलाकर बताया कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। हे मेंग्युए ने चिंता से कहा, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती।
आगे से ऐसा बिल्कुल मत करना। उसकी चिंता देखकर मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगा। कुछ ही देर बाद हम खाने की मेज के सामने पहुंच गए। कुछ समय बाद जब उसने देखा कि हम सब साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, तो उसके मन में तरह तरह के भाव उमड़ने लगे। एक तरफ उसे लगा कि मेरी वजह से ही घर में इतनी रौनक लौट आई है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी बेटियों का मेरी चिंता करना शायद कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? बैठने के बाद मैंने हे बिंकुन की तरफ देखकर आंख मारी। वह मेरी तरफ देखते हुए झुंझला कर बोला, कुछ नहीं, खाना खाओ। लेकिन उसकी यह छोटी सी बात भी हे चिंगवान को पसंद नहीं आई। पापा, आप हे च्यांग भाई के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हे हानशुआंग भी तुरंत उसका साथ देते हुए बोली, हे च्यांग भाई अभी अभी घर वापस आया है और आप उसके साथ इतने बेरुखे हैं। क्या आपको वह बिल्कुल पसंद नहीं है? यह सुनकर हे बिंकुन पूरी तरह अवाक रह गया। उसके मन में आया, मैंने बस थोड़े सख्त लहजे में बात ही तो की थी। इसके लिए तुम लोग मुझे इस तरह क्यों सुना रही हो? पहली बार अपने ही खुशहाल परिवार के माहौल से परेशान हुए इस पिता को आखिरकार चुपचाप झुकना पड़ा। बहनों, पापा ने जानबूझकर ऐसा नहीं कहा था। आप लोग उन्हें मत डांटो। मैंने जल्दी से बात संभाल ली। मेरी बात सुनते ही तीनों बहनों का गुस्सा शांत हो गया। हे हानशुआंग ने जाते जाते मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, तुम भी ना बहुत ही नेक दिल हो। नेक दिल? हे बिंकुन ने मुझे जटिल भावनाओं से देखा, लेकिन परिवार की शांति बनाए रखने के लिए उसने इस बार सब कुछ सह लिया। इसके बाद के दिन भी ऐसे ही गुजरने लगे। दिन में मैं हे छिंगवान के साथ स्कूल जाता, रात को हे मंग्युए को चित्र बनाना सिखाता और साथ ही मुझे हर वक्त हे हानचुआंग के अचानक होने वाले हमलों से भी सावधान रहना पड़ता। देखा जाए तो मेरा मुख्य मिशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हे बिंकुन की भौहें दिन ब दिन और ज्यादा सिकुड़ती जा रही थी। जब भी मैं उसे अपनी प्रगति के बारे में बताता, जब भी मैं अपने काम की रिपोर्ट देता, वह हमेशा कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन फिर रुक जाता। ऐसा लगता जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, मगर कह नहीं पा रहा हो। उस दिन की रिपोर्ट खत्म करने के बाद मैंने हे बिंकुन से एक अनुरोध किया, बॉस, मैं अपने दादाजी से मिलने जाना चाहता हूँ। क्या मुझे छुट्टी मिल सकती है? उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। मैं जाने ही वाला था कि अचानक हे बिंकुन ने मुझे फिर आवाज दी। एक मिनट। मेरा दिल धक से रह गया। आखिरकार जिसका डर था वही होने वाला है। मैं तुरंत सतर्क हो गया। बॉस, मैं एक आदमी हूं और मेरी पसंद बिल्कुल सामान्य है। मैंने किसी किराए के बॉयफ्रेंड वाली नौकरी के लिए हाँ नहीं की है। कृपया अपनी हद में रहिए। मैंने बिना किसी झिझक के साफ साफ 3 बार मना कर दिया, जिससे हेबिंगकून की बात वहीं अटक गई। हालांकि मुझे अब ऐसी परिस्थितियों की आदत हो चुकी थी और इस काम की कमाई भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एक आदमी होने के नाते मेरी भी कुछ इज्जत और आत्मसम्मान था। हे बिंकुन कुछ पल मुझे घूरता रहा। क्या मतलब, अपनी हद में रहूं? वह लगभग हंस पड़ा और समझाते हुए बोला, हे च्यांग, तुम गलत समझ रहे हो। मेरा ऐसा कोई मतलब बिल्कुल नहीं था। हाँ, हाँ, मैं समझता हूँ। जिन लोगों के मन में ऐसी बातें होती हैं, वे भी आमतौर पर यही कहते हैं। मैंने जम्हाई लेते हुए जवाब दिया। हे बिंकुन के माथे की नसें तन गईं। कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारे और मेरी बेटियों के बारे में बात करना चाहता था। मैंने उसे घूर कर देखा। अरे, तो पहले ही बोल देते ना। तो मेरे और आपकी बेटियों के बीच क्या हुआ है? फिर मैंने पहले ही चेतावनी दे दी। लेकिन एक बात पहले से बता दूं, अगर आपको फिर से किराए के बॉयफ्रेंड वाला काम करवाना है, तो इस बार पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। हे बिंकुन ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम उनसे थोड़ा दूर रहो। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। लेकिन अगर मैं उनसे अच्छे संबंध ही नहीं रखूंगा, तो आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा? वह गंभीर होकर बोला, रिश्ता बनाए रखो, लेकिन उनके बहुत करीब मत जाना। आखिर ये काम हमेशा के लिए नहीं है। ऐसा ना हो कि एक दिन काम खत्म होने के बाद भी वे तुम्हें छोड़ने को तैयार ना हो और तुम उनके चक्कर में फंस जाओ। उसका तर्क थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन उसकी बात में दम था। मैंने सोचा कि शायद मुझे सच में थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ठीक है बॉस। हे परिवार से निकलने के बाद मैं सीधे उस अस्पताल पहुंचा जहां मेरे दादाजी भर्ती थे। जैसे ही मैं अस्पताल के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, वहां का नजारा देखकर मैं अचानक रुक गया। कमरे के अंदर दादाजी के अलावा एक और लड़की मौजूद थी।
दादाजी हंसते हुए उसकी तरफ देखकर कह रहे थे, अरे, बचपन में तो ये लड़की बड़ी शरारती हुआ करती थी। तभी जैसे ही उन्होंने उसका जिक्र किया, संयोग से वही लड़की मेरी तरफ देखने लगी। अरे शियाओ चियांग, तुम आ गए। दादाजी की आवाज सुनकर मैं अपनी हैरानी से बाहर आया। लड़की ने भी पीछे मुड़कर मुझे देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलकी, फिर वह मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आई। आज चियांग, तुम आ गए। मैं पूरी तरह उलझन में था। मैंने उसे पहचान लिया था, वह मेरी बड़ी बहन थी। लेकिन सवाल यह था कि वह यहाँ क्यों आई थी, और उससे भी बड़ी बात, वह मुझसे इतने अपनापन भरे अंदाज में क्यों बात कर रही थी। तभी दादाजी अचानक हंस पड़े। श्याओ चियांग, इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड बना ली और मुझसे अब तक छिपा कर रखा। मैं एकदम सन्न रह गया। गर्लफ्रेंड? ये आखिर चल क्या रहा था? उसी वक्त उसने मुझे आंख मार दी। मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, लेकिन तुरंत बात समझ गया। मैंने भी बात संभालते हुए कहा, अरे, अभी अभी तो रिश्ता शुरू हुआ है। हाँ। हे मुयू ने भी तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और दादाजी के सामने बिल्कुल सहजता से बोली, हमें डर था कि सर्जरी से पहले आपको ये बात बताकर आपकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसलिए हमने सोचा कि ऑपरेशन के बाद आपको बताएंगे। दादाजी ये सुनकर और भी खुश हो गए। वाह, कितनी समझदार लड़की है शियाओ चियांग। लगता है तुम्हें सच में खजाना मिल गया है। दादाजी खुशी खुशी हाथ हिलाने लगे। कुछ देर बाद मैं हे मुयू को लेकर फल धोने के लिए बाहर चला गया। लेकिन तभी दादाजी ने मुझे चुपके से आवाज देकर कहा, शियाओ चियांग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेचारी लड़की को खुद तुम्हारे पास आना पड़ा। मैंने जल्दी से सफाई देते हुए कहा, दादाजी, मुयू से मेरी मुलाकात पार्ट टाइम काम के दौरान हुई थी। मुझे डर था कि शायद वह मुझे पसंद न करे, इसलिए सोचा कि जब हमारा रिश्ता थोड़ा स्थिर हो जाएगा तभी आपको बताऊंगा। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, तुम दोनों कितनी खुशी से बातें कर रहे थे। क्या क्या बातें कर रही थी? कहीं मेरे सामने तुम्हारी बचपन की कोई शर्मनाक कहानी तो नहीं बता दी? मैं हंसते हुए बोला, वह बस आपके सामने मेरे बचपन के बारे में पूछ रही थी। कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसलिए मैंने उसे सब बता दिया। लेकिन मेरे मन में सब कुछ बिल्कुल साफ था। वह मेरी पहचान की जांच पड़ताल करने के इरादे से ही यहाँ आई थी। हालांकि मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि आखिर अपनी असली पहचान के बारे में तो दादाजी तक को भी कुछ नहीं पता था। तभी है मुरोंग वापस आई। उसके हाथ में दो छिले हुए सेब थे, जिन्हें उसने मेरे हाथ में पकड़ा दिया। उस पल वह बिल्कुल एक आदर्श पत्नी जैसी लग रही थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब मैं सेब खा रहा था तो वह जानबूझकर मेरे कान के पास झुककर धीमी आवाज में बोली, आचियांग, अच्छा है, चाहो तो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिला दूं। उसकी बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। एक पल के लिए मुझे इस बहन में हे हानचुआंग की झलक दिखाई दी। दोनों ही बेहद शरारती थीं और दूसरों को छेड़ना उन्हें खूब पसंद था। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछा, मुरोंग दीदी, आज तो आप काम में व्यस्त थी ना, फिर यहाँ आने का समय कैसे मिल गया? हे मुरोंग फिर मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गई। अपने उस दादाजी से मिलने आना, जिन्होंने इतने सालों तक मेरे छोटे भाई की देखभाल की है, क्या मेरा फर्ज नहीं है? मैंने मन ही मन आंखें घुमा लीं। इतनी साफ साफ पूछताछ को भी वह कितनी शालीनता से पेश कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी कम उम्र में ही वह कंपनी की सीईओ बन गई थी। फिर मैंने पूछा, वैसे हमारी बाकी बहनों को अभी तक कुछ पता नहीं है, है ना? अगली बार उन्हें भी बुला लें। वो मेरी गर्लफ्रेंड होने का दावा कर चुकी है, अब उन्हें बुलाना ठीक रहेगा क्या? मैंने बेबसी से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। तभी हे मुरोंग ने अपना सिर थपथपाया और अगले ही पल सहजता से मेरे शरीर से सटकर खड़ी हो गई। उसके शरीर से आती हल्की संतरे की खुशबू मेरे नाक तक पहुंची। मैंने अनजाने में उसकी तरफ देखा, लेकिन तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर लीं। मेरी यह हरकत हेमुरोंग की नजरों से बच नहीं पाई। वह जानबूझकर मेरे और करीब आई और शरारती मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। अगर मुझे देखना है तो खुलकर देखो ना। ये सुनते ही मेरा चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। मैंने फिर नजरें चुरा लीं। वह हल्का सा गला साफ करके गंभीर लहजे में बोली, अरे, नाराज मत हो, बड़ी बहन तुम्हें खाना खिलाकर मना लेती है। इतना कहकर उसने दरवाजे पर चाबी घुमाई। सामने एक चमचमाती हुई लाल स्पोर्ट्स कार खड़ी थी, जिसकी लाइटें लगातार झिलमिला रही थीं। कार में बैठने के बाद हे मुरोंग बार बार आंखों के कोने से मुझे देखने लगी।
आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और पूछ बैठी, भाई, तुम्हारा ये चेहरा सच में जन्म से ही ऐसा है क्या? मैंने बेबसी से कहा, बिल्कुल। लेकिन मुझे भी कोई शौक नहीं है लड़की जैसा दिखने का। इसकी वजह से छोटी मोटी परेशानियां बहुत होती हैं। हे मुरोंग ने कुछ पल सोचा और फिर गंभीर होकर बोली, हे चियांग, बहनों को इतना शक करने के लिए दोष मत देना। तुम भी जानते हो, ऐसी बात वाकई बहुत अविश्वसनीय है। इसलिए बड़ी बहन तुमसे माफी मांगती है। तुम्हें जो चाहिए मैं सब देने का वादा करती हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। कुछ भी, हाँ, कुछ भी। पैसे, कपड़े, घर, या फिर... वह अचानक रहस्यमयी मुस्कान के साथ मेरी ओर देखने लगी, लेकिन मैंने सिर्फ सिर हिला दिया। मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम अक्सर घर आया करो। मेरी बात सुनकर हे मुरोंग एक पल के लिए हैरान रह गई। हे चियांग, तुम सच में दूसरे अमीर घरों के लड़कों से बिल्कुल अलग हो? कुछ देर तक वह चुप रही। फिर उसके चेहरे पर एक नरम भाव उभर आया। आखिरकार उसने अपने लाल होंठ हल्के से दबाए और धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में हल्की सी खुशी हुई। लगता है मेरा मिशन पूरा होने से मैं एक कदम और करीब आ गया हूं। तभी अचानक हे मुरोंग का फोन बज उठा। उसने भौहें सिकोड़ कर स्क्रीन पर देखा। कॉल उसके असिस्टेंट का था। हमेशा काम में डूबी रहने वाली हे मुरोंग अपने समय को बेहद कीमती मानती थी। वह आमतौर पर अपने निजी समय में कंपनी से जुड़े कामों को आसानी से हाथ नहीं लगाती थी। तभी असिस्टेंट ने इसी वक्त फोन क्यों किया? कुछ पल सोचने के बाद हेमुरोंग ने आखिरकार फोन उठा लिया। क्या हुआ? फोन उठाते ही उसकी आवाज में बॉस वाला रौब आ गया। उधर से असिस्टेंट घबराई हुई आवाज में बोला, मैडम, बहुत बड़ी समस्या हो गई है। लाइव स्ट्रीम में प्रोडक्ट प्रमोशन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो गया है। वो इंसान अचानक कह रहा है कि वह नहीं आ सकता। शायद उसे लीजिया ने अपने साथ मिला लिया है। हम उनके जाल में फंस गए हैं। ये सुनते ही हे मुरोंग का चेहरा गंभीर हो गया। नए प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसने एक बड़े लाइव स्ट्रीमिंग स्टार को बुलाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी इतनी घटिया चाल चलेगा और जानबूझकर आखिरी वक्त पर कॉन्ट्रैक्ट तुड़वा देगा। उसकी पूरी विज्ञापन योजना अब बेकार होती जा रही थी। बिना किसी बड़े स्टार के प्रोडक्ट की बिक्री का अनुमान भी बेहद खराब था। हे मुरोंग ने दांत भींचते हुए कहा, लीजिया वाकई बहुत चालाक है। उसने बिल्कुल सही जगह वार किया है। मैंने तुरंत कहा, दीदी, क्यों ना हम पहले कंपनी वापस चले? हे मुरोंग ने थोड़े अफसोस के साथ मेरी तरफ देखा। सॉरी हे चियांग, मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जाना चाहती थी, लेकिन अब काम ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, काम ज़रूरी है। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। वैसे दीदी, सिर्फ किसी बड़े स्टार की ही ज़रूरत है ना, तो तीसरी बहन को क्यों नहीं बुला लेते? अगर वो लाइव स्ट्रीम कर दे तो हमारी ये समस्या तुरंत हल हो सकती है। मैं भी जल्दी जल्दी अपनी तरफ से सलाह देने लगा, लेकिन हे मुरोंग ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। उसके फैंस हानफू फैशन में नहीं है, और इस बार हमारे प्रोडक्ट का मुख्य कॉन्सेप्ट है शालीनता और खूबसूरती। उसकी स्टाइल इसके साथ बिल्कुल मैच नहीं करेगी। मैंने मन ही मन सोचा, बात तो सही है। आखिर हे हानशोंग का शराब के नशे में धुत होकर अजीब अजीब मजाक करना और हर वक्त मस्ती करते रहना देखकर उसे किसी एलिगेंट प्रोडक्ट का ब्रांड प्रमोटर बनाना वाकई मुश्किल था। कंपनी पहुंचते ही असिस्टेंट पहले से ही दरवाजे पर हमारा इंतजार कर रहा था। हे मैडम, लाइव स्ट्रीम शुरू होने में अब सिर्फ आधा घंटा बचा है। सारे उपकरण तैयार हैं। क्या हमें लाइव स्ट्रीम कैंसिल कर देनी चाहिए? असिस्टेंट ने चिंता भरी नजरों से हे मुरोंग की तरफ देखा। अब हे मुरोंग के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि बिना किसी स्टार के वह इस लाइव स्ट्रीम को कैसे बचाएगी। मुयू का चेहरा थोड़ा गंभीर था। उसने पूछा, स्ट्रीमर से संपर्क करने का क्या हुआ? सहायक ने मायूसी से सिर हिलाया। उसे ली जिया ने पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया है। ऊपर से वह हमारे बारे में गलत बातें फैलाकर बदनाम भी कर सकती है। कितनी घटिया बात है, मुयू ने धीमे से गुस्से में कहा। तभी सहायक की नजर मुंह पर पड़ी। वह अचानक उत्साहित होकर बोली, अरे, क्या ये है मैडम के छोटे भाई हैं? ऐसी गलतफहमियों का मुझे अब आदत हो चुकी थी। मैंने थोड़ी झेप के साथ लेकिन शालीन मुस्कान देते हुए जवाब दिया, जी, मैं उनका भाई हूं। भाई? सहायक की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने दोबारा पक्का किया और फिर अचानक जैसे उसके दिमाग में कोई शानदार आइडिया आया हो, उसकी आंखों में उत्साह चमक उठा।
वह जोश में बोली, मैडम, शायद हमारे पास अभी भी एक मौका है। आपके भाई इतने खूबसूरत हैं, क्यों ना इन्हें लाइव स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। अगर इन्हें लड़की के रूप में तैयार करके स्ट्रीम करवाया जाए तो शायद बहुत वायरल हो जाए। सहायक की बात ने मानो मुयू के दिमाग में भी एक नई योजना जगा दी। उसने मुझे ध्यान से देखा। उसके चेहरे का चिंता भरा भाव धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदल गया। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, हे चियांग, दीदी को भी तुम पर भरोसा है। मैंने तुरंत धीमी आवाज में विरोध किया, दीदी, लेकिन मैं लड़का हूं। मेरे लिए लड़कियों के कपड़े पहनना थोड़ा अजीब नहीं होगा? हालांकि अपनी बहन के सामने खड़ी मुश्किल को याद करके मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद मुयू ने मेरी दुविधा समझ ली थी। उसने गंभीरता से मेरी ओर देखते हुए कहा, फैसला तुम्हारा है, मैं तुम्हें बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगी। काफी देर सोचने के बाद मैंने आखिरकार लंबी सांस ली। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त? मैंने कहा, अभी तय नहीं किया है। यह सुनकर मुयू हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में जैसे एक नरम सी खुशी झलक उठी। मन ही मन उसे लगा कि उसका यह छोटा भाई जितना देखो उतना ही प्यारा लगता है। समय बर्बाद किए बिना हम तुरंत लाइव स्ट्रीम की तैयारी में जुट गए। जब मैं कपड़े बदलकर बाहर आया तो वहां मौजूद सभी लोग मुझे देखकर हैरान रह गए। हे भगवान, कितना सुंदर लग रहा है! इन पर तो ये कपड़े बिल्कुल परफेक्ट लग रहे हैं। उधर हे मुयुवेन ने भी पलटकर मेरी तरफ देखा। उस एक पल में उसकी नजरें मुझसे हट ही नहीं पा रही थीं। मेरे इस लुक ने उसे बुरी तरह हैरान कर दिया था। उसकी आंखों में राहत और मेरे लिए शुक्रिया साफ नजर आ रहा था। यहाँ तक कि उसके मन में मुझे गले लगाने की इच्छा भी होने लगी। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि किसी बड़े सेलिब्रिटी की मदद के बिना भी हम दर्शकों का ध्यान आसानी से अपनी तरफ खींच सकते हैं। यह देखकर वहां मौजूद लोग भी मेरे साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्साहित हो गए। सभी ने जल्दी जल्दी कैमरे निकाले और मेरे साथ तस्वीरें लेने लगे। तभी किसी ने उत्साह में कहा, ओह माय गॉड, मैंने तो आज एक परी के साथ फोटो खिंचवा ली। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे लोग मेरे साथ किसी नेशनल ट्रेजर की तरह व्यवहार कर रहे हों। वैसे मेरा काम भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। मुझे बस हानफू पहनकर कैमरे के सामने खड़े होकर उसे दिखाना था, जबकि हे मुयुवेन उसका प्रमोशन और लोगों को उसके बारे में जानकारी देने वाली थी। जैसे ही लाइव शुरू होने का काउंटडाउन चलने लगा, अचानक असिस्टेंट ने हैरानी से पूछा, हे मैडम, हे क्यांग यंग मास्टर ने अभी तक मेकअप नहीं किया है? हे मुयुवेन बस हल्के से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगता है कि उसे मेकअप की जरूरत है? उसका नेचुरल लुक ही इतना शानदार था कि उसे किसी मेकअप की जरूरत नहीं थी। बल्कि उसकी यही नेचुरल खूबसूरती हमारे प्रमोशन का एक शानदार पॉइंट बन सकती थी। कुछ ही देर में लाइव स्ट्रीम आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। हे मुयुवेन सबसे पहले लाइव में आई और दर्शकों का अभिवादन किया। लेकिन इस वक्त लाइव चैट में लगभग हर तरफ सिर्फ एक ही बात चल रही थी, लियू रुयान का क्या हुआ? उसी समय एक बेहद आलीशान ऑफिस में सूट पहना हुआ एक आदमी बड़े आराम से लाइव स्ट्रीम की स्क्रीन देख रहा था। लाइव की असली स्टार लियू रुयान को होना चाहिए था, लेकिन वह इस वक्त उस आदमी के पास बैठी हुई थी। उसने महंगे गहने पहन रखे थे और उसे खुश करने के लिए बोली, ली शाओ, आप वाकई बहुत चालाक हैं। हे मुयुवेन को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं पहले से ही ली शाओ के साथ हूं। ली शाओ ने संतुष्टि से अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, इसमें शक ही क्या है? अब देखते हैं इस घटना के बाद भी वह मेरे साथ शादी करने से इनकार करने की हिम्मत करता है या नहीं। कल तक वह मुझे भाव नहीं दे रहा था, लेकिन आज मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे स्तर तक पहुंचना उसके लिए कितना मुश्किल है। इधर जैसे ही लाइव स्ट्रीम में ऐलान हुआ कि लियू रुयान आज लाइव में शामिल नहीं होगी, पूरा कमेंट सेक्शन हंगामे से भर गया। क्या लियू रुयान नहीं आई? जब उसे आना ही नहीं था तो फिर पहले से इतना बड़ा ऐलान क्यों किया? बस मैं जा रहा हूँ। मेरी फेवरेट तो आई ही नहीं, यान दाएदी दिखाई ही नहीं दिए। ये तो नाम किसी और का और सामान किसी और का बेचने वाली बात हो गई। जो लोग हानफू की दुनिया की मशहूर लियू रोयान को जानते हैं, उनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। ये तो सीधा सीधा धोखा है। मैं इसकी शिकायत करूंगा। हे मुयू को पहले से ही अंदाजा था कि दर्शक ऐसी प्रतिक्रिया देंगे। जब उसे लगा कि माहौल अब सही बन चुका है, तभी मुझे लाइव स्ट्रीम में सामने लाया गया। जैसे ही मैं लाइव स्ट्रीम में दिखाई दिया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई।
हर कोई मेरी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। कुछ ही देर में लोगों की सारी शिकायतें और शक तारीफ में बदल गई। हे मुयू ने आखिरकार राहत की सांस ली। शुरुआत में उसे उम्मीद थी कि करीब 50,000 लोग लाइव देखेंगे, लेकिन दर्शकों की संख्या देखते ही देखते 1 लाख के पार पहुंच गई और लगातार बढ़ती जा रही थी। लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं किसी मॉडल की तरह जानबूझकर पोज नहीं दे रहा था। मैं बस मासूमियत से खड़ा था, कभी होंठ काटता तो कभी अपने कपड़ों की कढ़ाई को हल्के से छूता। मेरे चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरी यही नेचुरल और मासूम हरकतें लोगों को और भी ज़्यादा पसंद आ रही थीं। देखते ही देखते लाइव स्ट्रीम की लोकप्रियता एक और स्तर ऊपर पहुंच गई और प्रोडक्ट की बिक्री भी तेजी से बढ़ने लगी। सिर्फ आधे घंटे की लाइव स्ट्रीम में दर्शकों के ज़बरदस्त उत्साह की वजह से बाकी बचा हुआ पूरा स्टॉक भी बिक गया। बिक्री का आंकड़ा अपने चरम पर पहुंचने वाला था। वापस जाते समय हेम्यू के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। हे छियांग छोटे भाई, आज तुम्हारी वजह से सब कुछ इतना अच्छा हुआ। सच बताओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? मैंने मन ही मन सोचा, कैसे? अपनी कमाई का आधा हिस्सा मुझे दे दो, बस। लेकिन तभी मैंने कहा, मुझे पैसे देकर भी तुम जानती हो कि मैं नहीं लूंगा। हे मुयू मुस्कुराते हुए बोली, मुझे पता है, अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगी तो तुम जरूर मना कर दोगे। इसलिए ऐसा करते हैं, घर पहुंचते ही मैं तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगी। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि हे मुयू ने शरारती अंदाज में मेरी बात बीच में ही काट दी। मैं समझ गई, चिंता मत करो। मैं एकदम खामोश हो गया, मन ही मन सोचने लगा, आखिर तुमने समझा क्या है? हम दोनों जैसे ही घर के अंदर पहुंचे, सामने हे हानशोंग ने मुझे एक